हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि रिसर्च में जो सैंपल्स लिए जाते हैं रिसर्च करते हुए, है ना। रिसर्च करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? लोगों से सैंपल्स इकट्ठा करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन जमा करना पड़ता है। तो किस किस प्रकार से सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो ब्रॉडली जो हमारे सैंपल लेने के तरीका है, टाइप है, उसको दो दो ब्रॉड वे में हम समझ सकते हैं। एक क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग जिसको कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग जिसको हम नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, है ना। तो जो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग होती है उसमें क्या होती है कि कोई भी सैंपल में आपके शामिल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड होता है, मतलब कि कोई भी रैंडमली आपके रिसर्च में शामिल हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो कि रोड पर निकल जाते हैं और लोगों का रैंडमली रिएक्शन लेते हुए चलते हैं ना, कि भाई आपका इस मुद्दे पर क्या ख्याल है, इंडिया की टीम जो है वो जीत गई है कल का मैच, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो रोड पे किसी को भी पकड़ करके वो उनका रिएक्शन लेना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल रैंडम तरीके से सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए। ठीक है, अपनी वीडियो के लिए वो बिल्कुल रैंडम तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या होगा? नॉन रैंडम होगा, हम लोग जानबूझकर उन्हीं लोगों से पूछेंगे जिनसे हमको मतलब है, मतलब हमारे रिसर्च में जो हेल्पफुल हो पाएगा, ऐसे लोगों से ही हम सैंपल इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग हो जाएगा या नॉन रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। तो इन दोनों टाइप के जो सैंपलिंग है, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग के कौन से टाइप होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग के कौन से टाइप होते हैं, इसको समझते हैं। ओके, सबसे पहले है क्या? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब है कि सिंपली किसी को भी आप अपने होल पॉपुलेशन में से सैंपल में अपने शामिल कर सकते हैं। फिर से जाते हैं हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल में, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यूट्यूबर्स जो है वो माइक लेकर के रोड पे निकल जाते हैं और किसी से भी रैंडमली सवाल पूछने लग जाते हैं ना, उनका रिएक्शन लेने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये होगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जहाँ पर सिंपली किसी से भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। ओके, दूसरा क्या है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या किया जाएगा कि ग्रुप्स बनाए जाएंगे, है ना, स्ट्रेटा बनाया जाएगा जिसको वो कहा जाता है, वो किसी बेसिस पर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी स्कूल में ये देखना चाह रहे हैं कि यूनिट टेस्ट से फाइनल एग्जामिनेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? क्लास के हिसाब से, क्लासेस तो पहले से बटी हुई रहती है, आप क्या स्ट्रेटा मान लेंगे, ग्रुप मान लेंगे, क्लास को मान लेंगे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना। और उन क्लासेस से रैंडमली सैंपल लेंगे, है ना। उन क्लास के किसी भी बच्चे से आप सैंपल इकट्ठा करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को टैली करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करेंगे। आपने एक स्ट्रेटा बनाया, ग्रुप बनाया, वो यहाँ पर क्लास के बेस पर है, आप उसको एज के बेस पर बना सकते हैं, आप उसको जेंडर के बेस पर बना सकते हैं, इनकम के बेस पर बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। ठीक है, आपने एक इन ग्रुप्स में उनको बांट दिया और उन ग्रुप्स के अंदर पे आप रैंडमली सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहेंगे। ओके, इसके बाद में क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि एक nth नंबर लेते हैं और kth नंबर लेते हैं, जो भी आप सिंबॉलिक उसको लेना चाहे, पूरी पॉपुलेशन के हर दूसरे व्यक्ति से आप सैंपल इकट्ठा करेंगे, हर तीसरे व्यक्ति से आप सैंपल इकट्ठा करेंगे, हर चौथे व्यक्ति से आप सैंपल इकट्ठा करेंगे। मतलब कि किसी का भी उसमें चांस आने का क्या है? चांस है कि किसी से भी आप क्या ले सकते हैं? सैंपल ले सकते हैं, यदि वो उस नंबर पर आता है तो एक सिस्टमेटिक तरीका भी हो गया सॉरी, और आपका
रैंडम सैंपलिंग भी हो गई। ठीक है, तो हर nth नंबर का जो पार्टिसिपेंट होगा, आप उससे जब सैंपल इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहा जाता है। ओके, इसके बाद में आता है क्या, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या किया जाता है कि जैसे हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते हैं कि एक ग्रुप तैयार करते हैं, सब ग्रुप तैयार करते हैं। ठीक है, सब ग्रुप में से हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या करते थे कि उस सैंपल के अंदर से रैंडमली किसी से भी हम सैंपल इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि क्लस्टर्स बनाते हैं और रैंडमली किसी भी एक क्लस्टर से पूरा का पूरा डाटा हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं क्लस्टर्स में और रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ऑल इंडिविजुअल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लस्टर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। ओके, और आखिर क्या है, फिफ्थ, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ठीक है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हम क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सैंपलिंग से, इसमें क्या करते हैं हम कि पहले क्लस्टर्स बनाते हैं और क्लस्टर्स में से फिर रैंडम सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो क्या हो गया आपका प्लस जो हमने पहले पढ़ रखा है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, उसी के जैसे हो गया, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो चुने हुए हमारे सैंपल्स हैं उसको फिर फर्दर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं दूसरे स्टेज में। मान लीजिए पहले स्टेज में हमने क्लस्टर बनाया, उसमें से हमने 50 लोगों का सैंपल लिया। दूसरे हमारा उन 50 लोगों का क्लस्टर बन गया, उस 50 लोगों से हमने फिर 25 लोगों का सैंपल लिया। जो 25 लोगों का सैंपल बन गया, फिर उनसे हमने 10 लोगों का सैंपल लिया। तो हमने क्या किया, मल्टीपल स्टेज में अपने अपना सैंपल लिया है। ठीक है, और अलग अलग टाइमलाइन पे हमने ये सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक बड़ा सैंपल का साइज बनाया, स्ट्रेटिफाइड एक बड़ा क्लस्टर बनाया, उसमें से सिंपल रैंडम सैंपलिंग करके एक छोटा क्लस्टर बनाया, उसमें से फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग करके और छोटा क्लस्टर बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीपल स्टेज में हम सैंपलिंग कर रहे हैं रैंडमली। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसको क्या कहते हैं, हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी तक के हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग में हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग देखा, क्लस्टर सैंपलिंग देखा, हमने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग देखा, हमने सिस्टमेटिक सैंपलिंग देखा और मल्टी स्टेज सैंपलिंग देखा। इसके बाद में क्या है हमारा, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग में सबसे पहले क्या होगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, इसमें हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपलिंग लेते हैं। मतलब कि हम जिनको जानते हैं उनके पास जाकर के सिंपली हम सैंपलिंग ले लेते हैं, हम कहीं और जाने की जहमत नहीं उठाते। हम हमारे पास में जिनका कांटेक्ट है हम उनके पास में जाएंगे, कन्वीनियंस जिससे हमको सैंपलिंग लेना है उसके पास जाएंगे और सैंपल उठा करके ला लेंगे। ये क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस सैंपलिंग हो जाएगी। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, वो अवेलेबल है एंड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वो अवेलेबल है और पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। यही हमारा क्राइटेरिया है किस चीज का, सैंपल लेने का। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंटल सैंपलिंग में क्या करते हैं हम कि जजमेंट करते हैं, है ना, कि हमारे रिसर्च के हिसाब से कौन से लोग ऐसे होंगे जो कि हमको सही सैंपलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम केवल उन्हीं के पास जाएंगे और क्या करेंगे, उनसे सैंपल इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के किसी पार्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, है ना, कि भाई अ, जब मराठाओं का राज था, मराठा एम्पायर में जो है वो टैक्स सिस्टम क्या हुआ करता था, आपको इसका रिसर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी राह चलते इंसान के पास में जाकर के तो इसका सैंपल जमा करेंगे नहीं। आप क्या करेंगे कि जो हिस्टोरियंस है, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने जो है मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ाई किया हुआ है, उसके स्कॉलर हैं, उनके पास जाकर के सैंपल्स इकट्ठा करेंगे, है ना।
तो आप क्या करेंगे, जजमेंटल या परपेसिव सैंपलिंग करेंगे। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम, परपेसिव सैंपलिंग कहते हैं। जब आप जजमेंट करते हैं कि कौन हमारे रिसर्च के हिसाब से सही इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर सकता है, उसके पास जाकर के आप सैंपल्स इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होती है कि हम वही डिवाइड करते हैं, अपने सब ग्रुप्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज का दो सब ग्रुप्स बना दिया, और दोनों ग्रुप से आप अपने मर्जी के 10-10 स्टूडेंट से सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, कोटा सैंपलिंग बोलेंगे। सेम है किसके जैसे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जैसे, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, स्ट्रेटा बनाया था, ग्रुप्स बनाया था, सब ग्रुप्स बनाया था, और वहां से हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम कोटा सैंपलिंग में क्या कर रहे हैं कि हमने सब ग्रुप्स बनाया, और वहां से हम प्री डिफाइंड क्वांटिटी में क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, और उन्हीं के सैंपल ले रहे हैं जिनके हम चाहते हैं। ठीक है, उसमें भी हमारी जजमेंट के हिसाब से, हमारे हिसाब के लोगों की ही हम पूछ रहे हैं, रैंडमली हम वहां से सैंपल नहीं उठा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम, विदाउट रैंडम सिलेक्शन। हमने पहले तो सब ग्रुप्स बनाया, और सब ग्रुप्स में से भी नॉन रैंडमली हम क्या कर रहे हैं, सैंपल उठा रहे हैं, वो भी उतने ही क्वांटिटी में जितना हमने प्री डिटरमाइंड किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। इसके बाद में क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, इसमें आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का सुने होंगे, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि भाई तुम दो लोग को जोड़ दो, वो दो लोग क्या करेंगे, और दो लोगों को जोड़ेंगे, फिर वो दो लोग और ज्यादा दो लोगों को जोड़ेंगे, और आप 2 साल में मर्सिडीज जीत जाएंगे, है ना। तो वो वाला जो स्कीम रहता है, सेम का सेम स्कीम क्या रहता है हमारा, स्नोबॉल सैंपलिंग में रहता है। क्या होता है कि आप किसी स्कॉलर के पास में गए, अपने प्रोफेसर के पास में गए, किसी एक टॉपिक को लेकर के कि भाई मैं फलाना टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ सर, मुझे आपसे सैंपल इकट्ठा करना है। वो आपको अपने 4 और प्रोफेसर दोस्तों के बारे में रिफर कर देंगे। आप उन 4 प्रोफेसर के पास जाएंगे, वो 4 प्रोफेसर और अपने एक-एक, 2-2 प्रोफेसर्स को रिफर कर देंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, उन लोगों के पास में जाकर के डेटा इकट्ठा करेंगे। तो क्या है कि जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वही फर्दर आपको दूसरे पार्टिसिपेंट्स के पास में रिफर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। स्नोबॉल का क्या मतलब है कि जैसे ग्लेशियर में एक बार यदि छोटी बॉल स्नो की बन जाती है और वो लुढ़कते चले जाती है ढलान से, तो क्या होता है, उससे और ज्यादा स्नो चिपकते जाती है, और उसका साइज क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। स्नो की बॉल का जो साइज है वो बढ़ते चले जाता है ना। तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि सैंपल का साइज अपने आप बढ़ते चले जाता है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो है नए नए पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्लियर होगा। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।